SBA Publications. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। चलिए आज की हमारी कक्षा प्रारंभ करते हैं और आज के हमारे विषय का नाम है भाषा और व्याकरण। यानी कि आज हम भाषा और व्याकरण के बारे में जानेंगे। आज हम भाषा की परिभाषा, भाषा के रूप, व्याकरण और उसके भेदों के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, इस चित्र में नेताजी भाषण दे रहे हैं। तो भाषण कैसे दे रहे हैं? नेताजी भाषण बोलकर दे रहे हैं। इसका मतलब यह अपने मन के भावों को, अपने विचारों को बोलकर प्रकट कर रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर विद्यार्थी हैं, 3 विद्यार्थी, और यह लिख रहे हैं। यानी कि यह लिखकर भाषा को प्रकट कर रहे हैं, यानी कि अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट कर रहे हैं। आइए एक बार इसे पढ़ते हैं। हम वाक्यों को बोलकर दूसरों तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। हम वाक्यों को बोलकर दूसरों तक बातों को पहुंचाते हैं, वह भाषा है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। आइए एक बार इसे देखते हैं। जब हम भाषा यानी कि जब अपने विचारों को दूसरों के सामने बोलकर, लिखकर प्रकट करते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। जैसे कि पहले चित्र में नेताजी भाषण दे रहे थे और दूसरे चित्र में बच्चे लिखकर अपनी बातों को प्रकट कर रहे थे। यानी कि अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना तथा दूसरों की बातों को समझना भाषा कहलाती है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि आप भी हिंदी जानते हैं और मैं भी हिंदी जानती हूँ। यानी कि हमारी भाषा एक है, तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। मैं अपनी बात को कैसे समझा रही हूँ? कुछ बातें बोलकर और कुछ बातें लिखित रूप में, यानी कि इसी को हम भाषा कहते हैं। प्यारे बच्चों, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा क्या होती है? यानी कि जब हम अपने मन के भावों को, विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, उसे ही हम मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर दूसरों को समझाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। यहाँ पर एक बालिका अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट कर रही है, यानी कि वह गीत गा रही है। गीत गाना भी मौखिक भाषा का उदाहरण है। यहाँ पर इस चित्र में दादाजी और दादी जी टीवी पर कार्यक्रम देख रहे हैं। यह भी भाषा का मौखिक रूप है। तो यानी कि जैसे कि रेडियो पर गाना सुनना, टीवी में कार्यक्रम देखना, कहानी सुनना और भाषण देना, यह सभी भाषा के मौखिक रूप है। आइए अब लिखित भाषा के बारे में जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, लिखित भाषा क्या होती है? जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। हमने अपने विचारों को लिखकर प्रकट किया और दूसरे के लिखे हुए विचारों को पढ़कर समझा, यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे पत्र लिखना, परीक्षा देना, पत्र पत्रिकाएं पढ़ना, अखबार पढ़ना, यह हमारे भाषा के लिखित रूप है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, यानी कि यह भाषा का लिखित रूप है, क्योंकि अखबार में तो लिखित रूप में ही आपको जितनी भी न्यूज़ दी गई होती है लिखित रूप में होती है, तो यह भाषा का लिखित रूप है। इसी प्रकार यहाँ पर एक बालिका
पत्र लिख रही है और यह भी भाषा का लिखित रूप है। आइए अब हम जानेंगे बोली के बारे में। तो बोली क्या होती है? प्यारे बच्चों, बोली का क्षेत्र ज्यादा विस्तृत नहीं होता, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। यानी कि बोली को हम कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष की भाषा जो किसी छोटे क्षेत्र में बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। आइए एक बार इसे पढ़ते हैं। हमारे देश में 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं, 600 से भी ज्यादा। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी, हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी, यह सभी क्या है? यह सभी बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के विभिन्न अंगों में किया जाता है। यानी कि हमारे पास 600 से भी ज्यादा बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के अलग अलग राज्यों में किया जाता है। किसी राज्य की भाषा तो एक होती है, जैसे हम कह सकते हैं कि राजस्थान की भाषा तो राजस्थानी है, परंतु वहां पर भी अनेक बोलियों का प्रयोग किया जाता होगा, तो इसी को हम बोली कहते हैं। यानी कि किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जो वहां के स्थानीय लोग प्रयोग में लाते हैं उसे हम बोली कहते हैं। यानी कि किसी क्षेत्र विशेष की भाषा को हम बोली कहते हैं जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। अच्छा बच्चों, यह बात ध्यान में रखना कि बोली में कभी भी साहित्य की रचना नहीं की जाती, साहित्य की रचना केवल भाषा में ही की जाती है। आइए अब कुछ भाषाओं के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको पता है, संसार में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और लिखी जाती हैं। तो भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। यानी कि हमारे संविधान ने भारत की 22 भाषाओं को ही मान्यता दे रखी है। प्यारे बच्चों, यहाँ हमें कुछ राज्य, कुछ केंद्र शासित प्रदेश और उनमें प्रयोग होने वाली भाषाओं के बारे में बताया गया है। चलिए एक बार देखते हैं। जैसे जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी, डोगरी, इन 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में हिंदी, पंजाब में पंजाबी और हिंदी, उत्तराखंड में हिंदी, हरियाणा में हिंदी, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़, मणिपुर में मणिपुरी, नागालैंड में कोयांक, अरुणाचल प्रदेश में मोनपा, असम में असमिया और बोडो। असम में 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, असमिया और बोडो। मिजोरम में मिजो, मेघालय में खासी, अंग्रेजी और गारो। प्यारे बच्चों, मेघालय में 3 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, खासी, अंग्रेजी और गारो। यहाँ आपको कुछ अन्य भाषाएं भी दी गई हैं, चलिए उनको भी पढ़ते हैं। ओडिशा में ओडिया, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, गोवा में कोंकणी, सिक्किम में भूटिया और लेप्चा, केरल में मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी, राजस्थान में हिंदी, उत्तर प्रदेश में हिंदी, बिहार में हिंदी और मैथिली, मध्य प्रदेश में हिंदी, झारखंड में हिंदी और संथाली, छत्तीसगढ़ में हिंदी, त्रिपुरा में त्रिपुरी और आंध्र प्रदेश में तेलुगु। यानी कि बच्चों, सभी राज्यों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। किसी राज्य में कोई भाषा बोली जाती है, किसी राज्य में किसी और भाषा का प्रयोग किया जाता है। आपने कई भाषाओं के नाम सुने होंगे, परंतु कुछ भाषाओं के आज आपने ऐसे नाम सुने होंगे जो इससे पहले आपने नहीं सुने होंगे। जैसे कोयांक, मोनपा, यह अलग भाषाएं हैं, कुछ बच्चों ने इनके कभी नाम भी नहीं सुने होंगे। आइए आप पढ़ते हैं लिपि के बारे में। अच्छा प्यारे बच्चों, लिपि क्या होती है? लिखकर जब हम अपनी बातों को प्रकट करते हैं
तो लिखते समय जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। आइए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए यहां मैंने लिखा है हिंदी और यहां भी लिखा है हिंदी। इन दोनों का अर्थ तो एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, परंतु दोनों में अलग अलग लिपियों का प्रयोग किया गया है। देखते हैं कैसे। इसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है, यह हिंदी भाषा की लिपि है, और इसमें रोमन लिपि का प्रयोग किया गया है, यह अंग्रेजी भाषा की लिपि है। यानी कि लिपि क्या होती है? चिन्हों को लिखना, चिन्हों को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। आइए एक बार इसे पढ़ते हैं। विश्व में अनेक भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए उसके अपने निश्चित चिन्ह होते हैं। यह क्या है? यह वही चिन्ह है जो उस भाषा को लिपि प्रदान करते हैं, यानी कि लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। यहाँ हमें लिपि की परिभाषा दी गई है। आइए एक बार इसको भी देखते हैं। जैसे कि किसी भी भाषा को लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं, यानी कि किसी भी भाषा को लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ हमें कुछ भाषा और उनकी लिपियां दी गई है। आइए पढ़ते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, इन 4 भाषाओं की लिपि कौन सी है? देवनागरी।